नमस्कार दोस्तों, ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो काटा तो कतराए खो निकला। बहुत प्रतीक्षा थी कि कांग्रेस की पहली सूची आएगी, कब आएगी इसको लेकर के भी थी। आ गई। 39 प्रत्याशी घोषित हुए हैं कुल। पिछले शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने तो 195 प्रत्याशियों का ऐलान एक ही साथ कर दिया था और नितिन गडकरी को छोड़ करके अपने जो शीर्ष जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, पहली ही सूची में उनका नाम भी आ गया था। अब ये 39 की जो कांग्रेस ने सूची जारी की है, इसमें बस 2 ही नाम का हम उल्लेख कर सकते हैं। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से लड़ेंगे। इसके अलावा कोई तीसरा बड़ा नाम एज़ सच इस सूची में नहीं है, पर इससे भी बड़ी खबर एक्चुअल में ये आ रही है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो जमीन से जुड़े रहे, जो सो कॉल्ड दिग्गज कहे जाते हैं, जो अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। उनको लगता है कि 2014 और 2019 में जो हुआ, उससे तेज आंधी तो 2024 में चल रही है मोदी की। तो उनको लगता है कि बेइज्जती कराने से अच्छा है, चुनाव हारने से अच्छा है के किनारे लग लिया जाए, कोई ना कोई बहाना बना दिया जाए। सूचना तो ये भी है कि भूपेश बघेल भी तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि मुझे स्वतंत्र आप छोड़ देंगे तो मैं छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करूँगा, कर पाऊँगा। लेकिन उनको जबरन कहा गया कि आप चुनाव लड़िए और वो तैयार हो गए। लेकिन पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, कहीं भी कोई दिग्गज चुनाव लड़ने को तैयार नहीं और उत्तर प्रदेश में तो इनको प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे, जितनी सीटें इनकी तय हुई हैं कि जितनी सीटों पर इनको लड़ना है। तो सीधे जुड़ते हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी से और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद अनुपम मिश्रा जी भी जुड़ जाएँगे, तो उनसे भी चर्चा को फिर आगे बढ़ाएँगे। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर नमस्कार। कांग्रेस की सूची पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? और दूसरे, अमेठी और रायबरेली को रहस्यमय बना करके क्यों छोड़ दिया गया है? वहां से ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम घोषित किया गया है और ना ये तय है अभी तक कि वायनाड के साथ साथ राहुल गांधी भी लड़ेंगे अमेठी से इस बार या नहीं लड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ा तो यही है कि उसमें वायनाड में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पहला मौका है कि जब गांधी फैमिली का कोई शख्स दक्षिण भारत से लड़ रहा हो और अपनी सीट रिपीट कर रहा हो। चूंकि 3 बार चुनाव हुए हैं, 3 बार 3 गांधी फैमिली के लोग वहां से लड़े हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी जो जब हार गई थी रायबरेली से, तो वो 78 में चिकमंगलूर से जीत के आई और उसके बाद जब उन्होंने 80 का चुनाव लड़ा तो उस वक्त वो मेढक लोकसभा से जीत कर आई थी। और जब वो नहीं रही, जब उनकी हत्या हुई, उस वक्त वो मेढक से सांसद थी। यानी 2 बार लड़ी, दोनों बार सीट बदली। उसके बाद सोनिया गांधी बल्लारी से लड़ी, जीती और उसके बाद वापसी की उन्होंने यूपी में, तो वहां से नहीं लड़ी। तीसरे के तौर पर वायनाड गए थे राहुल गांधी और अब उन्होंने वहां से भर के, कम से कम वो पहले गांधी हुए जिन्होंने साउथ में अपनी सीट रिपीट की है। तो ये बड़ा, लेकिन वायनाड में जैसे उनका नाम आता है तो उनकी जो उम्मीदवारी है वो अमेठी में हल्की पड़ जाती है, क्योंकि लगातार इस बात की चुनौती अगर आप देखेंगे तो आज भी पत्रकारों से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो एक सीट से अनाउंस करें और यहाँ लड़ें और तब उनको जनता सही से जवाब देगी। तो मुझे लगता है कि इस चुनौती से तो वो दूर चले गए। हालांकि ये स्ट्रेटजी भी होती है कि आपका मनोबल तोड़ना होता है, लेकिन फिर भी वायनाड से अगर आपका नाम आया है, जो पहले से उम्मीद थी कि वो वायनाड से लड़ेंगे, तो अमेठी पर वैसे ही संकट के बादल खड़े हो जाते हैं। आप भले ही लड़ें ना लड़ें, लेकिन आपने अपने कार्यकर्ताओं का, आपने अपने समर्थकों का और अपने योद्धाओं का
जो मन है वो आधा कर दिया है, उनका मनोबल आपने तोड़कर पीछे कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात है कि रायबरेली की सीट जो सबसे इम्पोर्टेंट सीट मानी जा रही है, क्योंकि ये गांधी परिवार की अभी तक की लंबे समय से अविजित सीट है, जो इंदिरा गांधी की उस हार के बाद की 77 में जो हारे थे, उसके बाद 2 बार हालांकि वहां से अशोक सिंह बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर जीते, लेकिन इसके बाद से लगातार ये सीट उनके पास थी, उसका भी नाम नहीं है। और उसका इसलिए नहीं आया इन दोनों सीटों का, क्योंकि इन दोनों सीटों को लेकर अभी भी पार्टी साफ नहीं रख पा रही। और यहाँ तक कि बातचीत में आज ये पता चल रहा था, अनुपम जब बात कर रहे थे कि जो इलेक्शन कमेटी है वो भी नहीं, यहाँ बनाई ही नहीं गई है उत्तर प्रदेश में, जो नाम भेजेगी। हालांकि जयराम रमेश जब यहाँ पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उनको लगता है, मैंने ये बात बहुत नोट की है, कि अब राजनेताओं को ये लगता है कि वो मजाक बना दें, पत्रकारों का मजाक बना दें या उससे बना दें, उससे उनकी बात में वजन आ जाता है। तो वो ये कह रहे थे नहीं, सीईसी हमारे यहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, ये सबको मालूम है, सीईसी वीसी ये सब नाम की चीजें होती हैं जो सिर्फ मोहर लगाने के काम आती हैं। पार्टी, चूंकि उनको ये खुद मालूम होना चाहिए कि आप जीत के लिए लड़ रहे हैं या किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि आपकी फौज जो सबसे बड़ी चीज पर आपके सेनापति को चाहती है, अगर आप वहां से नहीं लड़ रहे हैं, कहीं और दूसरी जगह से आप कहते हैं कि मैं वहां से हमला करूंगा, जिसका कोई मतलब नहीं, अगर वॉर दिल्ली के लिए हो रहा हो और आप दिल्ली में रहते हो और आप कहें कि नहीं, मैं पहली लड़ाई जो है अंडमान निकोबार में जाके लड़ूंगा, फिर यहाँ तक पहुंचूंगा, तो सेनाओं को बहुत सारा कुछ सोचना पड़ता। मुझे लगता है कि ये दोनों नाम का आना, इस तरह से जाना बहुत नुकसान की बात है। रही बात राजनांदगांव की, तो वहां उनके नाम की चर्चा जरूर थी, उन्होंने बचने की कोशिश की, जो तमाम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब वो पिछली बार सरकार बना के आए थे, मैं चूंकि चुनाव कवर कर रहा था लगातार, जब वो जीत रहे थे तब भी लोकसभा में सफाया हो गया था लगभग, तो इसीलिए वो पिछली बार नहीं जिता पाए थे, तो इस बार तो वो सत्ता में भी नहीं है। और फिर करप्शन का इतना बुरा हाल जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, जिसको एक दोहन सेंटर मान लिया गया था कांग्रेस के लिए, और वो उस समय असम में जिताने गए थे और तमाम जगह, चूंकि हिमाचल में जिताने गए और तमाम जगह, चूंकि फंड की बड़ी तकड़ी क्राइसिस होती है। और चूंकि अब कांग्रेस में सबसे बड़ी बात यही है कि फंड जो देगा वही आने वाले टाइम के चुनाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर हो जाएगा, तो लिहाजा उनके पास कुछ है नहीं। तो इस बार जो है सीधा रमैया वो अपनी मर्जी से देते हैं, उनको आप राहुल गांधी ऐसे डिक्टेट नहीं कर सकते जैसे भूपेश बघेल को कर रहे थे या किसी सुक्खू को कर सकते थे। रेवना जरूर जो है, रेवंता जो है वो जरूर इस मामले में है कि उनको वो शायद इस पे थोड़ा फंड दें, लेकिन उनका उत्तर राज्यों में इस तरह का असर भी नहीं देखा जाएगा। रही बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में तो प्रदेश अध्यक्ष को, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बाकायदा कहना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से, कि वो पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं कि वो सार्वजनिक तौर पर अपने चुनाव न लड़ने की घोषणा ना करें, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूट जाए। भंडारी वहां से खंडूरी भी चले गए हैं। इसके अलावा आप भूपेंद्र हुड्डा और उनके भी बात सुन रहे थे कि वो नहीं लड़ेंगे। आप मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ जाइए तो मध्य प्रदेश में आपको ढूंढना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यूपी में ये है कि 17 सीटों के लिए हमें से 2 अगर आप सीटें छोड़ देते हैं, जिनमें ये उम्मीद की जा सकती थी कि उनकी बच जाएगी जमानत पार्टी में, लेकिन ये नहीं कि वो जीत जाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2014 में आप 23 में 21 सीटों पे, फिर उसके बाद 2019 में आप 1 पर रह गए, उससे पहले 2014 में उस पर 2 पर थे और 2009 में आप 21 पे थे, तो आप, और उससे पहले 2004 में आप 9 पर थे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपका जो है पराभव इतना जबरदस्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में तो आपको 15 सीटों पे उम्मीदवार नहीं मिल रहे। प्रदीप माथुर नहीं तैयार है मथुरा में, इधर आप जाइए, सिर्फ जो एक सहारनपुर में है, वहां इमरान मसूद अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखने के लिए, क्योंकि इधर से कूद के उधर गए, वो वहां एक लड़ते हुए आपको उम्मीदवार दिखेंगे जो चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए। इसके अलावा फैजाबाद से जब निर्भय को वो मांग रहे थे निर्मल खत्री, वहां से समाजवादी पार्टी ने सीट ले ली, तो बराबर की किसी सीट से उनके लड़ने का कोई समाचार नहीं है। नहीं है, आप से हारे हुए अनुग्रह नारायण सिंह का और उन सब के नाम वहां चल रहे हैं, किसी और का नाम वहां चल रहा है। मतलब आपके पास, अगर मैं ये कहूँ, कांग्रेस के बहुत सारे, मैंने जो कवर करने वाले लगातार उनसे पत्रकारों से बातचीत में कहा कि क्या आप मुझे 17 पार्टी के जो सीट है उनमें से 15 पर उम्मीदवार बता सकते हैं, संभावित उम्मीदवार ये होंगे।
तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। प्रदीप जैन नहीं लड़ना चाहते। इसके अलावा बहुत सारे लोग जिनके नाम है, क्योंकि लड़ना कौन चाहते हैं, जिनके टिकट पे आप बात करेंगे कि ये जो प्रवक्ता है पार्टी के, जो जिनको लगता है कि वो टीवी पे एंकरों को बहुत उल्टी-सीधी बातें करके या दलाल बना के उनको लगेगा कि इससे वोट बढ़ रहे हैं। तो जैसे बहुत ही दिन अखिलेश प्रताप सिंह, मतलब बेहद जो है, मुझे लगता है कि ज़मीनी उससे कोई उनका रिश्ता नहीं है ताकत से। वो एक बार जिस आंधी का नाम लेकर जीत गए, जो एक तुक्का जिसको कहा जाता है, उसके बाद से वो आ रहे हैं, तो उनको एक टिकट की है कि वो लड़ेंगे। ये तमाम लोग इस तरह से, मैं आपको ये कह दूँ कि जो बहुत सिंसियर कैंडिडेटशिप है, वो अब नहीं है, और कांग्रेस अपने आप को एक हारी हुई, युद्ध के मैदान से अलग खड़ी हुई फ़ौज है, जिसको लड़ना तो है। ये कहा जा रहा है लड़ना तो है, लेकिन कैसे लड़ना है, किसके अंडर लड़ना है, कौन लड़ेगा, कौन वो करेगा, उसका कोई पता नहीं। अभी जयंत चौधरी की एक बाइट में देख रहा था किसी चैनल पर, वो कह रहे हैं, बल्कि पूछ रहे थे एंकर से कि क्या कांग्रेस चुनाव लड़ भी रही है? क्योंकि उनका कहना ये था, हालांकि वो अभी-अभी आए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन उनका कहना था कि यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि आगे तक की रणनीतियां बना ली गई हैं कि कैसे चुनाव लड़ना है, किन रणनीतियों के साथ लड़ना है, किन मुद्दों के साथ लड़ना है, किन-किन क्षेत्रों में, ये सारा कुछ क्लियर है अभी से। और कांग्रेस में तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कोई रणनीति बन भी रही है कि नहीं बन रही है, मीटिंग्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और जिन चीज़ों का आपने ज़िक्र किया है कि बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव ही लड़ने को तैयार नहीं है लोकसभा का, इसी तरह की हालत बाकी के दूसरे सीनियर नेताओं की है, पार्टी महासचिव हों, सेक्रेटरी हों या दूसरे पदाधिकारी हों, राज्यों के सीनियर नेता हों। ये सिचुएशन कांग्रेस में क्रिएट क्यों हुई है आपके हिसाब से? देखिए, कांग्रेस को मैं बहुत ये सवाल का ऐसा है जिसका जवाब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग खोजना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस इस बात पे गई क्यों? क्योंकि अ, अगर एक जो लाइन है जिसको आपने ये चुना कि ये कांग्रेस को लीड करेगा, वो 2004 से 2009 से 2009 या 14 तक, लगभग 2004-2009 में आपके पास सत्ता भी आई। लेकिन उसमें अगर आप गौर करेंगे तो वो शासन की तरफ, मतलब उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे एक शहजादे को मनाने की कोशिश कर रही है पार्टी। एक शहजादे को कहा जा रहा है कि आप शासन सँभाल लीजिए, आप अब इस समय राज कीजिए। ये नहीं कि एक लीडर जो जिसके ज़हन में ये है कि उसकी एक ज़िम्मेदारी है पार्टी की तरफ से, और उसको इसको एक जनता की सेवा के लिए चुना जाना है, और ये एक बड़ा फ़ख्र की बात होगी। इसकी बजाय ऐसा लग रहा है, मतलब जब हम लोग राहुल गांधी के शुरुआती दौर को, हो सकता है बहुत सारे लोगों को याद ना हो, लेकिन जो भी सीनियर लोग हैं या जर्नलिस्ट हैं आपकी तरह, वो अच्छे से जानते हैं कि 2004 से 2009 तक का दौर राहुल गांधी को लीड करने के लिए रोज रोज उनके दरवाजे पहुंचने वाला दौर था, और वो किसी एक रूठे हुए राजकुमार की तरह, जिसको शासन मिलना ही है, जिसको उत्तराधिकार में राजा बनना ही है, उसकी तरह वो ठुकराते थे। तो आपने एक उस समय लीड छोड़ दी। जब आप आते तो शायद आपके मैसेज को, आपकी चीजों को लोग देख पाते और आपके बारे में जज करते। आपने उस समय आपने अपने हाथ में रही हुई सत्ता को, इसलिए नहीं कि आप सत्या त्यागी थे, आप चूंकि अपने आप को और उसके बीच में आपको कंफ्यूजन था, क्लैरिटी नहीं थी, तो आपने उसके बाद छोड़ दिया। 2014 के बाद तो आपके हाथ से गाड़ी चली गई, लेकिन तब भी आप याद कीजिए, इस तरह के बयान की सत्ता तो जहर है, मेरे लिए जहर की तरह है। मतलब आप वहां रहना भी चाहते हैं और आप दिखना भी नहीं चाहते, ऐसे ऐसे सामने रखा है कोई गुलगुला, आप उसको खाना भी चाहते हैं और आपको मिठाई से परहेज भी है। उस तरह से आप सत्ता को चाहते थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये जनता अभी भी वही है जो राजनेताओं को या जातियों के उसमें, या एक उत्तराधिकारियों के बारे में जो परिवार, हालांकि आज भी कमोबेश ये बात सच है, क्योंकि वो जीत रहे हैं। आप ये सोचिए कि अमेठी से जीतने के लिए, मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली बातचीत में बता चुका कि होटल एक होटल था, और उस होटल में कमरों के लिए कई बार अधिकारियों को फोन कराना पड़ता था। उसी में अमेठी में आप चले जाइए, लंबा आप रायबरेली की, उस पे मुझे याद है 2014 में
वो फुटेज भी बड़ा अद्भुत था कि पूरी सड़क खुदी हुई थी दोनों तरफ, कम से कम उस पूरे रास्ते में, और मैंने उस रास्ते को कवर भी किया था। तो उस वक्त मैंने कहा भी था कि रायबरेली जो है एक इस तरह के उससे बंधी हुई है गांधी फैमिली से, जैसे कि हर बार उसको इम्तिहान देना हो, वो पास होती है, क्योंकि गांधी फैमिली उसका इम्तिहान लेती है कि तुम ठीक से हो कि नहीं, हम बताइए तुम कितने नंबरों से पास होगी। तो वो जितना जिताते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी इतनी नाराज हो गई थी हार के बाद कि उन्होंने 80 में मेढक, जीतने के बावजूद मेढक रखी थी सीट रायबरेली से, तो वो नाराजगी कभी नहीं गई थी। तो मुझे लगता है कि ये कभी तय ही नहीं हो पाया कि आखिर राहुल गांधी इसको चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं अपनी पार्टी के साथ। उसके बाद सोनिया गांधी बहुत लंबे समय तक इस बात का इंतजार करती रही कि उनके बेटे को ये बात समझ में आ जाए कि वो गांधी फैमिली का उत्तराधिकारी है और ये उसकी देश उसकी तरफ उम्मीदों से देख रहा है, ये समझाने में लगी नहीं। लेकिन समय था, गाड़ी थी, वो आगे निकल गई, उस राजनीति से आगे निकल गई और बहुत आधे अधूरे मन के साथ। हालांकि उस समय भी जब शुरुआत में इनको लाया गया था राहुल गांधी को, तो ये लग रहा था कि प्रियंका गांधी को आना चाहिए। उस वक्त उनके, चूंकि कांग्रेसी परिवार में हमेशा वफादारों के दो खेमे रहते हैं, जो एक दूसरी तरफ से कहता है एक दूसरी तरफ से, तो प्रियंका और राहुल के दोनों के वफादार खेमे अलग अलग है। तो उसमें प्रियंका के लोगों ने बहुत शोर मचाया और कहा कि आपने एक जो है, मतलब ये अंदरूनी बातचीत जो होती थी कि आपने जो एक संभावित है जिसमें से इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, जिसका बहुत बड़ा आइडिया है और जो पॉलिटिकल इंड्योरेंस रखती है, उसको आपको चुनना चाहिए था। लेकिन वो भी 2022 में आपने देखा होगा जब यूपी आई, तो बड़े शोर के साथ, बहुत जोर शोर के साथ और नारों के साथ, और आपको लग रहा था कि बदल देगी किस्मत, और वो इंचार्ज बनी। लेकिन जब बुरी तरह हारी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वो लड़ना तो बहुत दूर की बात है, मैदान में खड़ी होते हुए भी नहीं दिख पाई। और जब वो चली गई तो उन्होंने वापस मुंह नहीं मोड़ा, ये बड़ी अजीब सी बात है। और उसी तरह से 2014 में, अगर 2019 में हारे राहुल गांधी, तो उन्होंने फिर मुंह नहीं मोड़ा अमेठी की तरफ जाकर देखने के लिए। तो ये एक बड़ा रहा कि गांधी परिवार की तरफ, जिसकी तरफ देखती है पार्टी सत्ता के सोर्स के तौर पर, मतलब अपने पावर सेंटर के तौर पर, वो दोनों इस तरह का कोई भी काम नहीं कर पाए। और लिहाजा रही सही कसर उनके उन सलाहकारों ने पूरी कर दी जो पूरी तरह से लेफ्ट के लोग थे, जिनको लगता है कि वो वामपंथी हैं और उनको जो है धर्म अफीम है, देश की बातें करना, उसको तोड़े बिना जो है उसके टुकड़े टुकड़े करना वो पावन कर्तव्य। उन लोगों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नारे लिखने शुरू कर दिए, उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी को तय करना शुरू कर दिया। और यही कारण है कन्हैया जैसे, संदीप सिंह जैसे, इस तरह के लोग इस पार्टी के अंदर आ गए, और जो मध्यम मार्ग था वो कहीं चला गया। और जो इनका वोटर था वो आप देख चुके हैं कि बहुत पहले दलित बसपा की तरफ चला गया था, मुस्लिम सपा की तरफ और बसपा की तरफ समय समय अनुसार जाता रहा, और ब्राह्मण्स बहुत पहले बीजेपी में जाकर अपने आप को मजबूत कर चुका। आज तो हालत ये हो गई है कि अमेठी में राहुल गांधी हार जाते हैं 55,127 वोटों से, और रायबरेली से सोनिया गांधी निकल भागती हैं, राज्यसभा में पहुंच जाती हैं, और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम वोटों के चक्कर में इन्होंने भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी बाइकआउट कर दिया, और अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे उत्तर प्रदेश में घुसने की भी। देखिए, जिस दिन वो उन्होंने अनाउंस किया था, वो सबसे बड़ा, हाल फिलहाल के समय का सबसे ज्यादा मुझे लगता है इमेच्योरिस्ट डिसीजन था, जिसको लेने के लिए जो लेफ्ट की लॉबी है और खासतौर से जयराम रमेश जैसे लोग, जो एनजीओ की पॉलिटिक्स और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का अंतर नहीं कर पाते हैं, जिनको ये लगता है कि वो जो है एनजीओ स्टाइल में बैग लेके बहुत अच्छी नफीस सलीस अंग्रेजी में, और वहां पत्रकारों के साथ अंग्रेजी के, उनको लगता है कि वो राष्ट्र की दिशा तय कर रहे हैं। जबकि वो एक पंचायत के चुनाव को भी जीतना तो बहुत दूर की बात है, उससे सम्मानजनक वोट ले पाएंगे, इस पे मुझे शक है। वो चाहे जोन सी भी पंचायत चुन ले, तो मुझे शक है कि वो इस पे कर पाएंगे। तो वो लोग ये तय कर रहे हैं कि आखिर पार्टी को क्या करना चाहिए। आपको अगर आमंत्रण गया था, तो आप उसमें बिना उसके ये ठुकराए हुए उसको कहना, आप जो कहना चाहते हैं, आप जनता को ये दिखाना चाहते थे मुस्लिम वोटर को। और मुझे लगता है ये तय किया गया था वायनाड के तमाम लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखिए, कांग्रेस जो है हिंदू के किसी प्रोग्राम में नहीं जा रही, वही कांग्रेस जो तमाम जो तुष्टीकरण के कामों के लिए लगातार बदनाम रही है, जिसके लीडर ओसामा जी बोलते रहे, दिग्विजय सिंह जैसे नेता
जिनको मुझे लगता है कि घोर जो जिहादी आइडियोलॉजी के लोग हैं उनको भी शर्म आती होगी इनके सामने इतने तुष्टीकरण के काम करने के बावजूद। तो उन्होंने जिस तरह से ये किया था उसी समय ये तय हो गया था कि शायद ये परिवार अब उत्तर प्रदेश के वोटों के लिए बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि हिंदू वोट और मुस्लिम वोट का जो बैलेंस है वो खो चुकी है पार्टी और तुष्टीकरण में बहुत आगे तक बढ़ गई। मुझे लगता है कि उसी दिन ये तय कर लिया गया होगा कि हमको यहाँ यूपी से नहीं जीतना, हमको कम से कम केरल में जीतना है, हमको मुस्लिम वोटों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ अगर लड़ना पड़ा तो उससे लड़ना है हमको तेलंगाना में, यानी एक ग्रेटर गुड के लिए उनको लगता है उन्होंने 80 सीटों का बलिदान कर दिया, ऐसा उनको लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जिस जनता को ये मालूम है कि जिसको क्या पूरे देश में देखा होगा आपने, पूरे देश में ये है कि आखिर भगवान राम का जो मंदिर बना जिसके 500 साल के अथक संघर्ष की कहानी है, उस संघर्ष का वापस जब जिस गौरवान्वित तरीके से उसका ये वो हुआ और एक प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ हुआ, मुझे लगता है उसने बहुत सारी चीजें क्लियर की और कम से कम कांग्रेस के जो अंध तुष्टीकरण की नीति है जिसमें उसको लगता है कि मुस्लिम वोट इसलिए उसको मिलेगा क्योंकि उन्होंने हिंदू मंदिर में जाने से इनकार किया, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा गलत फैसला है। बिल्कुल सही आकलन है आपका। अब अगले विषय पर चलते हैं। धीरेन जी, आप और हम तो उत्तर प्रदेश से हैं और यहाँ योगी आदित्यनाथ का डंडा चलता है। उन्होंने तो साफ तौर पर कह रखा है उनकी सरकार ने कि कोई भी नमाज जो है वो सड़कों पर नहीं पढ़ सकता है और यहाँ कोई ऐसी घटना होती भी नहीं है। संभवतः उन लोगों को पता है जो इस तरह का दुस्साहस उत्तर प्रदेश के बाहर करते हैं, और घटना चूंकि दिल्ली की है, इंद्रलोक की है, तो इसलिए इसकी चर्चा करना जरूरी है। और चर्चा करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि जब सड़क पर ये नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको हटाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि एक पुलिसकर्मी ने लात मार करके एक नमाजी को जब वो सजदे में था तो उसको हटाने की कोशिश की। इस पर बहस हो सकती है कि तरीका ये ठीक था कि गलत था, और अतिरेक में आकर के या अति उत्साह में आकर के ये किया गया, या जो भी उसकी भावना रही होगी, या कानून व्यवस्था पर एक सबक देने के लिए ऐसा किया गया ताकि आगे कोई हिम्मत ना करे। पर सीएए लागू होने वाला है। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में इसका ऐलान किया है। और दिल्ली को ही क्यों चुना सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए, ये भी मैं जानना और समझना चाहूंगा कि क्या ये इसके पीछे कोई साजिश है, कोई रणनीति है, या ये आजमाना चाहते हैं या माहौल बनाना चाहते हैं कि साहब अगर सीएए लागू हो रहा है तो हम जो हैं जरा देख लें, आजमा लें, और कितना दम है ये भी जरा देख लें। क्या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई रणनीति है? अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं क्षमा चाहता हूँ सर। नमस्कार पंडित साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा कहीं फंस गया था। कोई बात नहीं, वेलकम। तो मुझे लगता है कि देखिए जिस तरह से उस पुलिस वाले ने हटाया है वो तो तरीका सही नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि वो मतलब इलीगल चीज तरीके से कर रहे थे। यहाँ वो जो नमाज है वो सब है वो तो सड़क पे आके कर ही रहे थे, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। आपके पास इतनी लाखों मस्जिदें हैं, आपके पास मस्जिद बहुत है, लेकिन मस्जिदों में आपके अगर चूंकि कोई बात इस पे करता नहीं है, लोगों ने ये मान रखा है कि उनको कुछ भी करना सेक्रोसेंट है, वो उनको कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए उनसे कोई ये कहने को तैयार नहीं होता कि भाई आप अहले हदीस की मस्जिद में जाके दूसरा क्यों नहीं पढ़ लेता है, या देवबंदी क्यों नहीं बरेलवी की मस्जिद में। आप देखेंगे वहां बाकायदा लिखा रहता है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। इसीलिए वो मस्जिदें बहुत दिखती जरूर है, लेकिन वो मस्जिदें होती नहीं है उस तरह से। और दूसरा ये है कि एक तरीका ये जरूर है कि विक्टिम हुड का एक कार्ड लिए हुए घूमते हैं, विक्टिम हुड का परमानेंट जो पास है वो उनके पास है, और वो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसको जांच एजेंसियां या ये सुरक्षा एजेंसियां, लॉ ऑर्डर पालन कराने वाली एजेंसियां चूक जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि उनकी एक छोटी सी चूक इनको कितना बड़ा विक्टिम हुड का कार्ड दे देती है। आज दुनिया के तमाम हैंडल्स पर
जो वो घूमने वाली जिहादिन जो पत्रकार वेश भी है, जिनका कुछ वेश भी है, वो सब चला चुके हैं, वो तब से आ चुका है। वो बता चुके कि देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। वो दो उस सिपाही की, उस जो पुलिसकर्मी की छोटी सी गलती को वो इतना बड़ा कर देंगे कि कल तक इस पूरे मामले में सरकार, जो कई बार आगे जाके, मतलब मुझे लगता है कि ये यूनिक केस होगा जिसमें ये सरकार फेल होती है, वो है सीए के रूल्स ड्राफ्ट करने का। आपने कानून बनाया और उसके बाद आप उसको लागू नहीं करा पाए, आप उसके फ्रेम ऑफ वर्क नहीं कर पाए, और जब आप दोबारा धमकियां दे रहे हैं और फिर वो बच्चों की तरह बचकानी हरकतें कि हम ये कर देंगे, वो कर, कब करेंगे भाई? चुनाव भी आने वाला हो गया, 12 को हो जाएगा, आप उसके बाद क्या करेंगे? आप रोज रोज जो है, ये कोई धमकी है जो आप मुसलमानों को दे रहे हो? ये लॉ है एक, आप उसको आप संसद में पास करा चुके हो। उसके बाद इस देश ने एक ऐसी स्थिति देखी है जिसमें हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, दंगे हुए, लोगों की जान गई, लेकिन आपकी राजनीति खत्म नहीं होती है। आप रोज टीवी चैनलों पे बैठ के ये ज्ञान देते रहते हैं। अरे आपको फ्रेम कर देना चाहिए। रूल्स फ्रेम होने में कितनी बार होता है? 10 बार से ज्यादा इस पे एक्सटेंशन ही आपने लिया है। और आप, चूंकि आप, ये मालूम है कि जो लोग वहां बैठे हैं वो जानबूझ के बैठे हैं, आप उनको समझ नहीं रहे हैं। जब आप इस तरह का इंटेंशन देते हैं तो वो आपको टेस्ट करते हैं, वो बार बार टेस्ट करते हैं, वो लगातार विक्टिमहुड का कार्ड खेलते हैं इस बात के बावजूद, क्योंकि सबको मालूम है। अगर आपको ये मालूम है, जब वो हिजाब या पर्दे की बात करते हैं, बुर्के की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल मालूम है कि कोई भी गैर इस्लामिक औरत को मजहब, वो हिजाब या बुर्का पहनना वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक रेशियल सुपरमेसी का वो है। और वो जो इनके प्रॉफिट के बाद जो खलीफा है उमर, उमर का किस तरह से उसने क्या, दास लड़की थी उनको वो उसने पहन लिया था हिजाब, तो उसको सरेआम मारा। तो इस तरह की चीजें, लेकिन आप उसको देखेंगे वो च्वाइस हो जाएगा, क्योंकि वो लोग स्ट्रेटजी बदलते हैं, गोल नहीं बदलते हैं। आपको, आप ये समझ ही नहीं पाते कि आपकी कोई स्ट्रेटजी है या नहीं निपटने की इस तरह के लोगों से। अभी सीए लागू होना है, ये बात, मतलब रूल्स फ्रेम होने, आपके गृह मंत्री 50 जगह इसको गा चुके, पता नहीं कितनी बार। अब आ जाएगा उनके जो जिन रिपोर्टरों को ब्रीफ किया जाता है कि बस आप समझ लीजिए अब आने वाला है। ये मुझे लगता है 27 फरवरी को अचानक आई थी खबर, 26 को साहब आने वाला है और पहले में हो जाएगा, पहले हफ्ते में हो जाएगा। वो जनरली बार बार इस देश की जनता को टेस्ट कराते हैं जिहादियों के सामने, और जिहादी उसका इस्तेमाल करके फिर दोबारा करते हैं। ये जो वहां बैठ के सड़क पर नमाज पढ़ने वाला है, ये इलीगल एक्ट है। इस इलीगल एक्ट को नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन जिस तरह आपने करने की कोशिश की वो कोई तरीका नहीं है, और आपने उनके हाथ में फिर वो थमा दिया। और आप जितनी कोशिश करते हैं मिडिल ईस्ट के कंट्री में जाके, प्रधानमंत्री मोदी कोशिश करते हैं, दैट इज अ गुड वो, क्योंकि आपको अपने देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमेशा सेव करना होता है। लेकिन आपके इस तरह के काम और आपके गृह मंत्री की इस तरह की गर्वोक्तियां, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो उसको बराबर कर देती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये निरंतर टेस्ट करते हैं इस तरह के जिहादी आइडिया। आप देखिए कैमरा पहले से हो रहे हैं, कैमरा ऑन है, बाकायदा वो बोल रहा है, तो ये सब चीजें दिख रही हैं, लेकिन उसको हटाना चाहिए था। अचानक आप देख रहे हैं कि ये सब नियत बांधे हुए था, ये फला सजदे में था, वो तमाम जितना एक टिपिकल विक्टिम कार्ड है उसको खेलने की पहले से तैयारी होती है। और ये फिर अब दोबारा सीए के लिए इनके पास ये फिर बैकफुट पे आ जाएगी सरकार, इस सरकार को फिर समझ में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वोट बहुत कीमती होते हैं। तो वो सब चीजें होंगी। तो एक बहुत इमेच्योरिस्ट ढंग से एक बड़ी इलीगल एक्ट को रोकने की कोशिश थी, जो आपके खिलाफ अब वो ये कहेंगे कि साहब देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। अनुपम जी, इस घटना पर आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। दिल्ली में जो कुछ हुआ है, हालांकि अब उस पुलिसकर्मी को जो इंचार्ज था चौकी का संभवतः, उसको सस्पेंड किया गया है और कुछ और कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। पर क्या ऐसा माहौल बनाया गया और मिनटों में ही जिस तरीके से सड़कों पर उतर करके ट्रैफिक को जाम किया गया, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, और जाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ बैठती है, दुनिया भर के दूतावास, उच्चायोग के राजनयिक यहाँ बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ बैठती है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर है। तो दिल्ली को जानबूझ करके इस तरह की, जो अभी धीरेन जी कह रहे थे कि ये टेस्ट करने वाली हरकतें होती हैं, इसके लिए बार बार चुना जाता है।
ओंकार जी देखिए, टेस्ट करने वाली हरकतें मैं धीरेन्द्र जी की बात इसलिए मान लूंगा क्योंकि इंद्रलोक जिसका एरिया में ये हुआ है, वहां पे इसके पहले इस पर्टिकुलर स्पॉट पे इस सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी गई। आज पहले दिन ऐसा हुआ। तो मतलब ये कोई वहां पे रूटीन नहीं थी नमाज। तो यहाँ पे रेल लाइन रोक के पढ़ी जा रही है, ट्रेनों को रोक के पढ़ी जा रही है, प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ी जा रही है। ऐसी कोई प्लेटफॉर्म रेल लाइन नहीं है जहाँ पे आपको रेल लाइन शाह बाबा ना मिल जाए। लाइन शाह बाबा मेरे अपने प्रयागराज में इतनी बड़ी दरगाह है, एकदम एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। लखनऊ में आप जाके देखे, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। और ये सारी दरगाहें जो प्लेटफॉर्म्स पे होती है वो एक नंबर प्लेटफॉर्म पे होती है, जो एकदम हाँ, शहर से जुड़ी होती है। तो माफ आप करना, सीधे मैं आप ये बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको ना हो, लेकिन मैं जब दिल्ली प्लेटफॉर्म पे भी 1 और 3 के बीच में ही है, दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। नहीं 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 नहीं, वहां नहीं धीरेन्द्र जी, सब जगह एक नंबर प्लेटफॉर्म पे होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो शहर मतलब आपको जाना ना पड़े, सीधे शहर से आप घुसे और तुरंत आपको मिल जाए, आपको बहुत सफर भी ना करना पड़े। और दिल्ली में तो अभी बीच में एक बड़ा वायरल हुआ था, उन्होंने प्लेटफॉर्म पे ही एक जगह रस्सा बांध के नमाज पढ़ने की जगह कर दिया था। मेरे यहाँ ओमकार जी, यहाँ प्रयागराज में मैं बहुत जल्दी इस पे वीडियो भी बनाऊंगा। और मैंने तो यहाँ प्रयागराज में एक जगह है जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। आपने देखा होगा पुलिस साहब। तो उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद पार्क, उसका नाम है। तो साहब उसको हाई कोर्ट ने शहर का फेफड़ा डिक्लेयर किया है। सैकड़ों एकड़ का बहुत मेरा दावा है कि शायद हिंदुस्तान में इतना बड़ा वॉकिंग जो प्लाजा है उसके चारों एकदम जंगल जैसा है, और चारों तरफ उसमें एक वॉकिंग के लिए स्थान बना हुआ है। 3 किलोमीटर का उसका सरकमफ्रेंस है। तो साहब वहां पे लोग वॉक करते हैं। तो वहां पे इन्होंने धीरे 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 करके करीब 20-22 बड़ी बड़ी मज़ारें बना ली। तो उस पे मैं गया था और मैं आपको रियल बता रहा हूँ। देखिए, मैं वहां पे गया और मैंने कहा, पता किया, मैंने कहा भाई ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा सभी हमने कहा कौन दफन है, कहा जिन्नों का कब्रिस्तान, उसका नाम था जिन्नों का कब्रिस्तान। तो अब मैं बात कर रहा हूँ ओंकार जी, पंडित साहब, हरिशंकर जैन जो बड़े वकील हैं, जो हमारे राम मंदिर से लेके और ये मथुरा काशी सारे मुकदमे लड़ रहे हैं, वो और उनके लड़के, तो विष्णु विष्णु। जैन। तो हम्म। हाँ, तो विष्णु के फादर हरिशंकर जैन हमारे मित्र है। तो वो आते जाते रहते थे मेरे ऑफिस में प्रयागराज में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमने कहा सर ये देखे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने फिर मैंने को लेके गया, सब दिखाया, सब कागज तैयार किए, सारे फोटोग्राफ खींचे, सारे वीडियो बनाया। और फिर हरिशंकर जैन साहब से मैंने PIL करवाई उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस के बेंच में लगी। तो वो चली साहब 4-6 महीने चली और फाइनली चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि जितनी 26 मज़ारें हैं सब गिरा दी जाए। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, वहां पे हर जुमा नमाज होने लगी थी। और रमजान के दौरान वहां पे 10,000 लोग तरावी पढ़ने लगे थे। तो पूरे शहर में, पूरे जिले में मुनादी हो गई थी। शहर काजी ने चारों तरफ कह दिया था कोई कहीं नहीं पढ़ेगा, यहीं पढ़ेगा आके। तो साहब वो एक शहर में एक लोगों के उठने बैठने, बच्चों के खेलने का वहां पे स्टेडियम है एक, ये एक जो एक जगह थी, वो सब नमाज के हो गया। फिर अखिलेश यादव की सरकार आई। अखिलेश यादव की सरकार ने उसमें एक और ही कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब कि जुमे के दिन यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगेगा और कुछ ऐसा करके, और उसको और फ्री कर दिया। तो बहरहाल फिर मैं हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से हरिशंकर जैन साहब ने मुकदमा लड़ा। और देखिए, फिर उसमें कोविड का टाइम था। फिर ऑनलाइन जैन साहब दिल्ली से मुकदमा लड़ते थे। और फाइनली चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया कि सब हटा दिया जाए और 24 घंटे में हटा दिया जाए। फिर मैं जाके उस ऑर्डर को लेके जिला प्रशासन के पास गया और सब मैंने पैरवी एरवी की। बहरहाल रात रात भर बुलडोजर चला और वहां पे एक मस्जिद भी बना ली थी इन्होंने। और देखिए, मजेदार बात देखें कि जो मस्जिद बनाई वक्फ ने उसको एक नंबर अलॉट कर दिया। एक नंबर अलॉट कर दिया कि साहब ये तो वक्फ की जमीन है। और बहरहाल वो मस्जिद भी गिरा दी गई, 26 मज़ारें भी गिरा दी गई। मैंने इस पे बहुत लंबा आर्टिकल लिखा है, जिन्नों का कब्रिस्तान करके भेजूंगा आपको। तो फिर वो जिन्नों का कब्रिस्तान रातों रात मस्जिद सहित जमींदोज हो गया और उसके ऊपर गुलाब के फूल प्लांट कर दिए गए। और आज वहां सब कुछ ठीक है। तो मैं उसका फर्स्ट हैंड गवाह हूँ। और आपने देखा होगा कि लंदन ब्रिज से लेके और अभी मैं अमेरिका से लेके, अमेरिका में कैपिटल हिल जहाँ पे उनका पार्लियामेंट है वहां से लेके, फिर अभी आईफिल टावर, पेरिस में आईफिल टावर से लेके, अब आप मुझे बताएं, लंदन ब्रिज, कैपिटल हिल, आईफिल टावर नमाज पढ़ने की जगह है? आप बताएं, ये नमाज पढ़ने का मतलब है आप ये सब नमाज।
ये एक्चुअली एक एसर्शन है। इस्लाम जो अपने आप में जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि इस्लाम अपने आप में एक पॉलिटिकल रिलीजन है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। मतलब आप उसको राजनीति से अलग करके नहीं देख सकते। तो मतलब बल्कि देखिए, इकबाल का एक शेर है कि जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। तो उन्होंने कहा कि मतलब सियासत में दीन का होना तो बहुत जरूरी है। तो इस्लाम अपने आप में, हाँ, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो अब मतलब आपका एक जो इस्लाम है अपने आप में एक पॉलिटिकल एसर्शन है, और वो एसर्शन दो तरह का है। पहला ये कि मतलब हर मुसलमान के ऊपर ये फर्ज है कि आप साहब दूसरे को मुसलमान बनाएं। आपने देखा होगा पाकिस्तानी टीम के ऊपर अक्सर आरोप लगता है कि कभी श्रीलंका की टीम को, कभी वेस्ट इंडीज की टीम को, कभी इंग्लैंड की टीम को वो मैदान पे ही कहने लगते हैं इस्लाम कबूल कर लो। क्या पागलपन है, एकदम जाहिलियत की लिमिट है कि बताइए इंटरनेशनल मैच हो रहा है और इंटरनेशनल मैच के बीच में आप ब्रायन लारा, दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज, आप उसे कह रहे इस्लाम कबूल कर लो। क्या तमाशा बचा रखा है आपने। तो एक तो उन पे ये फर्ज है। दूसरे, ये जो ये बात जो आपने देखा, ये केवल इंद्रलोक कॉलोनी का मामला नहीं है, ये प्रयागराज के सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पार्क उद्यान का मामला नहीं है, ये एक नंबर प्लेटफॉर्म का मामला नहीं है, ये आईफिल टावर का मामला नहीं है, ये लंदन ब्रिज का केवल मामला नहीं है, कैपिटल हिल का केवल मामला नहीं है। ये पूरी दुनिया में नमाज के जरिए ये अपना असर्शन है कि सब ये इलाका हमारा है, ये हम यहाँ पे हैं, ये हमारी कुवत है। बहरहाल ये इनका। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। तो साहब मैं एकदम पुलिस साहब के साथ एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि हटाने का तरीका जाहिर है एकदम ही गलत था, एकदम ही उन्होंने जो किया था उसके बाद उनका सस्पेंशन होना बहुत लाजमी था, हो भी गया, वो अलग बात है। उसके बाद भी बहुत तमाशा हुआ। लेकिन आप देखिए कि जितने लोग हैं, जुबैर से लेके, आरफा खानम से लेके, और ये जो हमारे प्रतापगढ़ के शायर गए हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जो किसी जमाने में अतीक अहमद मुख्तार रवीश अंसारी के दर, रवि रवीश कुमार, और नहीं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, जिनको प्रियंका गांधी ने सांसद बना के राज्यसभा भेजा। इमरान प्रतापगढ़ी जो कोई किसी जमाने में इस तरह की शायरी लिखा करते थे कि सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा, और बच्चा बच्चा चीख रहा है मैं मुख्तार अंसारी हूँ। सोचिए सोचिए जरा, हमारे संसद में किस आदमी को प्रियंका गांधी ने भेजा जो ये कविता लिखे कि बच्चा बच्चा चीख रहा है मैं मुख्तार अंसारी हूँ। वाह क्या बात है। और इलाहाबाद पे अतीक अहमद का साया जरूरी है, जमाने तक कोई अतीक अहमद नहीं हो। क्या बकवास, क्या वाहियात की लिमिट होती है। मतलब मैं क्या कहें, ऐसे लोगों को आप सांसद बना के राज्यसभा में भेज रहे हैं। तो उन्होंने ही सबसे पहले इस मामले को उठाया, इमरान प्रतापगढ़ी ने। और उसके बाद लेकिन एक बात आप देखें, चाहे वो रवीश का ट्वीट हो, चाहे वो आरफा खानम का ट्वीट हो, चाहे वो जुबैर का ट्वीट हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट हो, किसी ने एक लफ्ज, एक लाइन ये तक नहीं लिखी है कि साहब ये गलत हो रहा था। जैसा आप देखिए नमाज पढ़ रहे थे, लात मार के उठा दिया। जाहिर है उनको उनका करने का तरीका गलत था। उनके करने के तरीके में एक फ्रस्ट्रेशन भी था। ओंकार जी बार बार कह के, बार बार रोक के, पुलिस रोक नहीं पा रही है, परेशान हो रही है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि, और इसको किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं मान के चलता हूँ योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को अमित शाह के मुकाबले 1000 गुना बेहतर प्रयोग किया है। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। कई तरह के कुतर खालकी दिए जा रहे हैं। लखनऊ का ही एक हिंदू महिलाओं का एक चल रहा है सड़क पर जुलूस टाइप, शोभा यात्रा टाइप, उसको देखिए 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 ओंकार जी, आज मैं इसका भी जवाब दे दूं। लोग कहते हैं कि साहब आपकी शोभा यात्रा चल रही है। अरे साहब, हमारी शोभा यात्रा अगर मस्जिद के आसपास से चली जाए पथराव होने लगता है। बात इस तरह की होती है उनके इलाके में चले। उनका इलाका क्या है भाई, उनका इलाका क्या है? नहीं, उसमें मुसलमानों के ये लिए भी सुने, आप है कि मुसलमान नहीं, पूरी बात ये तो नहीं। देखिए, साल में एक दिन निकल गई या नहीं नहीं, दो वो भी बार छोड़िए, निकल वो गई। छोड़िए ओंकार जी, वो भी छोड़िए ना। आप, हम कह रहे रोज सुने, सवाल ये कि आपका इलाका, तो भाई अपना इलाका मुसलमानों के लिए काट के मुसलमान वो बना दिए ना, पाकिस्तान बांग्लादेश। आप तो जो है सबका ज्वाइंट इलाका है, पहली बात। दूसरी बात साहब, आप कहते हैं कि आपका जुलूस निकल रहा है, उसमें डंडे लिए थे, तो कोई कहता भाले लिए। साहब हमारे तो सीने से रोज वो क्या नाम ही, साल में हर साल वो निकलता है मुहर्रम का जुलूस। मैं 5-6 साल का था जब मैंने पहली बार मुहर्रम का जुलूस देखा। मेरी माँ बताती कि मुझे फीवर आ गया, मैं बुखार में आ गया। ऐसा खूना खच्चर, हाथ में तलवार, खंजर, भाले, मार काट, ऐसा आप किस तरह का आप जुलूस निकालते हैं।
आपके तो सारे जुलूस इस तरह के होते हैं, और वो सारे जुलूस हम देखते हैं, हम ताजिया देखते हैं, हम सब देखते हैं। आज तक मुहर्रम के जुलूस पे पत्थर नहीं चला, और पिछले 4 साल में एक शोभा यात्रा बिना पत्थर के नहीं निकली। वही मैं कह रहा हूँ कि वो भी पुलिस प्रशासन की इजाज़त के बाद निकाले जाते हैं। उनको बाकायदा फ़ोर्स लगाई जाती है कि भई कहीं कोई व्यवधान ना हो, वो तो परमिशन के बाद होता और है। एक बात और मैं क्या ये ओंकार जी मैं फिर कहूँगा, सड़क पर मैंने अमित शाह के ये प्रशासन को इसलिए क्रिटिसाइज़ किया कि शाहीन बाग हो, किसान आंदोलन हो, दिल्ली के दंगे हों, हर जगह देख लिया गया कि आपका प्रशासन दुरुस्त नहीं था उसको ठीक करने के लिए, नहीं था। शाहीन बाग जिस तरह चला, दिल्ली के दंगे जैसे चले, आप अपनी इमेज को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस हैं, जिसकी मैं फिर कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को जिस तरह इस्तेमाल किया है, उन्होंने एक ऐसा मैं सबक दिया है, मैं जिस इसमें अमित शाह उसके आस-पास नहीं। मैं एक और जोड़ दूं कि बहुत बेहतर पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया। आप ये सोचिए, उसने बेहतर तरीके से मनभूलपुरा में बाकायदा चौकी खुलवा दी, वहां तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन उन्होंने कर दिया, उनकी नीलामी करा दी। अरे भाई, आपके सामने है, ये फर्जी है, जमीन पे बैठे हुए हैं, उखाड़ के बाहर फेंकिए। लेकिन आपको सुप्रीम बताएं कोर्ट ने ओंकार जी, अतीक अहमद की हत्या हो गई थी, उनके भाई की हत्या हो गई थी, तो यहाँ पे उनका जनाजा नाजा होना था, तो धीरेन्द्र पुंडीर साहब इलाहाबाद आए हुए थे। तो हम लोग अतीक का बंगला गिर गया, उसमें खड़े होकर हम लोग वहां पे बात कर रहे थे। तो ये माना रखे कि अतीक की लाश आएगी तो दंगा हो जाएगा। और आपको बताएं ओंकार जी कि ऐसा पुलिस का इंतजाम, ऐसा मतलब पीएससी का इंतजाम, सीआरपीएफ का इंतजाम, कभी कभी मुझे लगता है लोग कम थे पुलिस ज्यादा। एक पत्थर नहीं चला, एक पत्थर नहीं चला। व्यवस्थाएं करने की होती है। चलिए आखिर में थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में भी झांक लेते हैं। ये तो बड़ा दिन था इस लिहाज से भी कि जब से सीबीआई की हिरासत में गया है शाहजहां शेख, तब से ममता बनर्जी ऐसा लगता है कि सदमे की स्थिति में है, एकदम चुप हैं। शुरू में ज़रूर थोड़ा-सा बड़बड़ाई थी, उनके कुछ बयान आए थे और केंद्र को धमकाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भारी भरकम टीम और ईडी के उन अधिकारियों के साथ जिन पर 5 जनवरी को हमला हुआ था, संदेश खाली गई। उसी क्षेत्र में गई जहां पर हमला हुआ था। इसके कार्यालय पर भी, इसके घर पर भी, दूसरे ठिकानों पर भी बाकायदा छापेमारी की गई, दस्तावेज बरामद किए गए, दूसरी चीजें बरामद हुई हैं और सूचना ये मिल रही है कि ये अभी कुछ बोल नहीं रहा है, यानी सहयोग नहीं कर रहा है। तो ये पूरा मामला किस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? पहली टिप्पणी धीरेन्द्र जी। और क्या ममता बनर्जी और उनकी पुलिस, हालांकि पुलिस तो वही करेगी जो ऊपर बैठा हुआ नेता कहेगा या मुख्यमंत्री कहेगा, पुलिस की अपनी कोई हैसियत नहीं होती है। तो ममता बनर्जी इसलिए इनको हैंडओवर नहीं करना चाहती थी कि बहुत सारी पोल पट्टियां खुल जाएंगी, बहुत सारे भेद खुल जाएंगे। और अब क्या वो भेद नहीं खुलेंगे? देर सवेर तो बोलना पड़ेगा शाहजहां शेख को। देखिए, मुझे लगता है कि एक विधानसभा, एक सीट, एक पंचायत मेंबर या वो बहुत मायने नहीं रखता वहां, उस तरह से जिस तरह से पूरा सिस्टम था। तो आखिर ममता इतने लेवल तक क्यों पहुंच रही थी? ममता ये दिखाना क्यों चाहती थी? क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका जो नंदीग्राम में है, जो मेन पोलिंग एजेंट है, उसपे भी इस तरह के आरोप थे। जब हम वहां घूम रहे थे, आप लोगों से बात करें तो वो उस तरह की चीजें बताते हैं कि भैया इसका बड़ा दबदबा है, बहुत पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, ये सब चीजें हैं। तो वो जहां भी ममता बनर्जी ने इस तरह का काम सिस्टम खड़ा किया कि इस्लामिक वोटों के लिए उन्होंने कुछ ठेकेदार खड़े कर दिए। सवाल ये है कि आखिर ये जो डर का सिलसिला है, जो एक सिस्टम को पैरेलल इस तरह से पंगु कर दिया कि वहां राष्ट्रीय या जो आईपीसी या ये तमाम चीजें हैं जो सिर्फ मजाक का हिस्सा, क्योंकि जब ये पिछली बार जब इसको लेके गई थी तो ये सबसे ऐसे करके बाजार में, और कालू कैसे हो और रामू कैसे हो, ऐसे जैसे एक गार्ड ऑफ ऑनर ले रहा था। तो वो सिस्टम ये है वहां कि वो ये साबित करना चाहती हैं कि देखिए, मैं मुसलमानों के वोटों के लिए किसी भी जगह तक जा सकती हूँ, किसी भी कीमत पर जा सकती हूँ। वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको मालूम है। क्योंकि आप उसमें करेंगे क्या? आप वो
क्रिमिनल है, वो रेप एक्यूज है, 43 मुकदमे हैं उसके पास, उसके ऊपर उस पे कब्जे के आरोप हैं, वो वहां का लैंड माफिया है, जमीन से निकला हुआ, बहुत छोटी सी चीजों से निकल के, जिस तरह के गुंडे माफिया होते हैं जिनको फिर जिहादी ताकत देती है, उस तरह का वो है। तो उसमें कोई ऐसा नई चीज नहीं, उससे कोई ऐसी चीज ये निकलवा नहीं सकते हैं। वो 10,000 जो राशन घोटाला है करोड़ों का, उसका मुख्य उसमें से उनके मंत्री के साथ उसमें इन्वॉल्व है, उसका नाम है। तो आप इसमें निकालना क्या चाहते हैं? दरअसल इसका इस्तेमाल ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोटर टेरिटरी को सिर्फ संबोधित करने में लग रही हैं। बहुत सारी एजेंसीज आखिर इससे ज्यादा ज्यादा कोई 200 300 500 करोड़ रुपया करेंगी, लेकिन वो एक तरीका है। वहां तो पूरे के पूरे इलाकों को जो प्लान फॉर्मिंग है उसमें बदला जा रहा है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए वहां ये दिख रहा है। लेकिन ये एक वो तरीका इससे पता चल सकता, जो डर था वो ये है कि चुनाव को कैसे मैनेज करते हैं ये लोग, किस तरह से वो पूरा सिस्टम है, कैसे वो जो तोला मोल जिनको कहते हैं, तोलो मूल बहुत सारे तृणमूल को लोग कहते हैं, लेकिन वो जो तोला बाजी के जो लोग हैं, तोड़ेबाज हैं, उन सबके सिस्टम को कैसे जो सेंट्रलाइज किया जाता है वो इन सब के पास जानकारी है। वो सब बड़ी चीज हो सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल बोल देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी वोट को साधने के लिए जिस लेवल पर पहुंची हुई है, उसमें इस तरह के लोगों का भी इस्तेमाल, वो अपने इन लोगों का इस्तेमाल भी अपनी राजनीति में करती है। तो वो मुझे लगता है कि एक जब तक कि वहां कानून सही से लागू नहीं होगा, ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे अफसरों को जब तक ये पता, और ये आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेंट्रल सर्विसेज की गई थी वो कभी इसीलिए किया गया था क्योंकि ये इंग्लिश उसमें नहीं है, आप ही के देश में है। जिस तरह से यूपीएससी का सेंट्रल से जाते हैं जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, आईएएस आईपीएस और वो तमाम लोग, वहां उस समय यही सोचा गया था कि जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के जो छोटे स्वार्थ है उनमें आएगा तो शायद ये जिनकी कमांड सेंट्रल है वो अपने उस पर टिकेंगे। लेकिन बार बार ये बातें स्थापित हो रही हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो रीजनल पार्टियां हैं, जो भी वहां उसमें सत्ता में है, वो सारे अफसर उसके सामने रीढ़ विहीन ऑफिसर्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ सेंटर्स ने कभी सही से रूल्स अप्लाई ही नहीं किए। राजीव कुमार हो या तो जो डीजीपी है भवानी भवन में बैठने वाले, वो उसके लिए पहले भी ममता याद होगा आपको धरना कर चुकी थी जब चुनाव का वक्त चल रहा था। तो ये एक दूसरे को जो पीठ खुजाने वाली ताकत है वही ये सब का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो बोल देगा जरूर, वो सिर्फ एक करप्शन का केस होगा। कुछ उसके पास जो चार्जेस हैं जो रेप यौन उत्पीड़न के उसको लेके है, शायद उसके बारे में बोल देगा, लेकिन वो तो सब आप वहां जाके वैसे ही मालूम कर सकते हैं। अनुपम जी। जी सर। आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे, क्या होने वाला है? आप देखें, ऐसा है कि अब वो पुराना समय नहीं रहा ओंकार जी कि पुलिस आई और 4 डंडे लगाए और उसने बक दिया। न्यायालय का आप हाल देख रहे हैं, अभी उसको लेके बवाल मचाने लगेंगे, जाके लगे मारा पीटा वगैरह वगैरह, बड़ी दिक्कत वाले वो सब पुराने टाइम है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो बात पुलिस इनसे निकलवाना चाह रही है वो ये है कि जब हमारी रेड हुई थी तो तुमको वार्निंग किसने दी थी? कौन पुलिस वाले थे, कौन अधिकारी थे जिन्होंने तुमको टिप ऑफ किया? कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें हमारे आगमन की पहले से सूचना दे दी? अब ये खुद तो बता नहीं रहा है, बहरहाल उसके टेलीफोन रिकॉर्ड्स निकाल लिए। दूसरी बात यह है कि अभी वो नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा, अभी उसको, अभी ममता राज से आया, देखिए सावन के अंधे को सब हरा हरा सूझता है कुछ दिन, तो अभी उसको कुछ दिन इस बात का भरोसा होगा कि दीदी बचा लेंगी। वो तो जब उसके एक आध बार बेल रिजेक्ट होने दीजिए, एक आध बार उसकी जमानत हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट होने दीजिए, वे तो एक तरह बोलेगा। ऐसा नहीं, मैं बहुत भरोसे से कह रहा हूँ, और बिना थर्ड डिग्री के बोलेगा, बिना थर्ड डिग्री के बोलेगा। मैंने देखा है कि साहब वो जब आप वहां रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो आपका हौसला टूटता है और आप अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं, ये भी बोलेगा। लेकिन बात फिर वही है ना कि एक इतने छोटे मोहरे से आप क्या बुलवा, इतने छोटा मोहरा क्या बोल देगा भाई? कोई ऐसा थोड़ी देखो ममता बनर्जी के डायरेक्ट टच में होगा और उसके पास ममता बनर्जी की बातचीत की रिकॉर्डिंग होगी या लिखित आदेश होंगे या ममता के खिलाफ बयान दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। तो इतने इतने छोटे मोहरे से आप क्या बुलवा लेंगे? लेकिन एक बात तय है कि साहब वो बोलेगा, वो बोलेगा ही नहीं, उसके जरिए आप किसी और तक पहुंचे ना पहुंचे,
आप पुलिस प्रशासन तक पहुंचेंगे। और ये वो चीज है, जब आप पुलिस प्रशासन तक पहुंचेगी सीबीआई, जब पुलिस प्रशासन तक पहुंचेगी कोर्ट, तो पुलिस और प्रशासन के अंदर एक फीलिंग आती है ओंकार जी कि साहब मुख्यमंत्री जी के कहने पे चलते रहेंगे तो हम तो चल दे देंगे अपनी नौकरी। तो धीमे से फिर पुलिस प्रशासन आपको उतना ज्यादा, जितना अभी तो अभी एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें एक भाजपा की रैली निकल रही थी, उसमें पुलिस वाले वर्दी में छत से पत्थरबाजी कर रहे थे। तो ये जो उनका, उन्होंने पूरी तरह से एक सरकार से, ममता एक पार्टी से पूरी तरह जुड़ गए। और ये आज का नहीं है, पुलिस प्रशासन वहां हमेशा से ऐसा था। 30 साल वामपंथियों ने ऐसा चलाया, ममता ऐसा चलाई, बंगाल का मिजाज ही कुछ ऐसा है। और मुझे तो बंगाल का एक चुनाव आज तक मैंने बहुत देखे, एक चुनाव ऐसा नहीं हुआ जो बिना हिंसा के हो गया। जिस जमाने में पूरे भारतवर्ष में एक पत्थर चले बगैर चुनाव हो जाता है, बंगाल के चुनाव में तो भी दर्जन भर मर जाते हैं। तो उनका एक एक उनका अपना एक पैटर्न है। वहां तो हिंसा इसलिए नहीं होती है कि आप हमारे खिलाफ खड़े हैं, वहां हिंसा होती है दहशत पैदा करने के लिए। मतलब वो एक ना कि एक जैसे वो गब्बर सिंह कहता था, अब किसी ने अपना सर उठाया तो उसका सर काट दे, दैट वे। तो वो दहशत पैदा करने के लिए उनका एक अपना अंदाज है। मेरा अपना मानना है कि शाहजहां शेख अभी नहीं बोलेगा, उसकी एक आधा जमानत रिजेक्ट हो जाने दीजिए तब बोलेगा। दूसरी बात, शाहजहां शेख से आप कोई बहुत बड़ा शिकार नहीं कर पाएंगे। दो बातें हैं शाहजहां शेख से। पहली बात ये कि आप पुलिस प्रशासन तक पहुंचेंगे, वो ममता की बेइज्जती कराने के लिए, ममता सरकार को संकट में डालने के लिए एक एसपी तक, एक डीएसपी तक पहुंच जाना पर्याप्त है। अगर एक डीएसपी का भी एक आपके घेरे में आ गया कि साहब उसने इनको टिप ऑफ किया था, इनको बताया था, तो वो आप दिक्कत में आ जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, शाहजहां शेख, ये मुकदमा जितने दिन चलेगा, शाहजहां शेख देखिए आप, ये शाहजहां शेख ममता बनर्जी के लिए टोटली घाटे का सौदा है। शाहजहां शेख ने जब कांड किया तो ममता बदनाम हुई, उनका सरकार बदनाम हुई। शाहजहां शेख फरार हुआ तो सरकार बदनाम हुई। शाहजहां शेख पकड़ा गया तो सरकार बदनाम हुई। शाहजहां शेख ने ईडी वालों को मारा तो सरकार बदनाम हुई। शाहजहां शेख अगर जमानत नहीं होगी तो हर पेशी पे सरकार इस घेरे पे आएगी। और शाहजहां शेख की खुदा ना खास्ता अगर जमानत हो गई तब तो फिर बहुत ही उल्टा चला जाएगा मामला। ओंकार जी, बहुत बहुत सही बात आपने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी और अनुपम जी, आप लोग जुड़े, इतना समय दिया ओशियन नेटवर्क के लिए और कई बहुत मुद्दों पर धन्यवाद चर्चा सर, हुई। बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। नमस्कार।